हेलो। अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 11 से बैंक ऑडिट के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। एंड स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 कि एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ कॉन्करेंट ऑडिट ऑफ बैंक विथ रेफरेंस टू आरबीआई गाइडलाइन। आरबीआई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो है कॉन्करेंट ऑडिट का हमको स्कोप बताना है। तो स्कोप ऑफ कॉन्करेंट ऑडिट ऑफ बैंक विथ रेफरेंस टू आरबीआई गाइडलाइन, द फॉलोइंग आर द एरियाज टू बी कवर्ड। तो कॉन्करेंट ऑडिट में हमको ये फॉलोइंग एरियाज कवर करने पड़ते हैं, जैसे कि डेली कैश ट्रांजेक्शन विथ रेफरेंस टू एबनॉर्मल रिसिप्ट एंड पेमेंट। तो हमको कैश ट्रांजेक्शन देखना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू एबनॉर्मल रिसिप्ट पेमेंट। दिस विल इंक्लूड, इसमें क्या इंक्लूड होते हैं? करेंसी चेस्ट ट्रांजेक्शन, मेजर एक्सपेंसेस मेड बाय कैश, हाई वैल्यू रिसिप्ट एंड डिसबर्समेंट। तो क्या इंक्लूड है इसमें? करेंसी चेस्ट ट्रांजेक्शन है, मेजर एक्सपेंसेस है जो कैश के थ्रू होते हैं, या हाई वैल्यू रिसिप्ट है। तो ये सब चीज़ें डेली कैश ट्रांजेक्शन्स में कवर है। फिर आता है परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स। तो शेयर्स और सिक्योरिटीज़ की बात कर रहे हैं तो हमको परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ देखनी चाहिए। फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड द रेट एट विच दे आर एंटर्ड इनटू, कि कौन से शेयर्स और सिक्योरिटीज़ आपने परचेस करे हैं, तो परचेज की डिटेल, सेल की डिटेल, जो इन्वेस्टमेंट करा है तो फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड किस रेट पे आपने इसको एंटर करा है, तो उसको रेट को आपको देखना पड़ता है। फिर आ जाता है वेरिफिकेशन ऑफ प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंटेशन टू ओपन करंट सेविंग टर्म डिपॉजिट अकाउंट। तो वेरिफिकेशन ऑफ प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंटेशन, हमको ये देखना पड़ता है, हमको वेरीफाई करना पड़ता है कि इनका प्रोसीजर और डॉक्यूमेंटेशन क्या है। प्रोसीजर और डॉक्यूमेंटेशन क्या है विथ रिस्पेक्ट टू ओपन न्यू अकाउंट, सेविंग अकाउंट, टर्म डिपॉजिट अकाउंट। तो अकाउंट खोलने के जो इनके प्रोसीजर और डॉक्यूमेंटेशन है वो क्या है। वेरिफिकेशन ऑफ एडवांसेस, जब अब वो ये तो अकाउंट खोलने के हैं प्रोसीजर डॉक्यूमेंटेशन। जब हम लोन देते हैं, ओडी करते हैं या कैश क्रेडिट करते हैं, टर्म लोन दिए जाते हैं, तो उस केस में क्या है, उस केस में देखना पड़ता है उस केस में बैंक के क्या प्रोसीजर्स है। देखना पड़ता है कि बैंक प्रॉपर सैंक्शन लिमिट के अकॉर्डिंग, प्रॉपर लिमिट के अकॉर्डिंग लोन दे रही है कि नहीं दे रही है। इनकी जो सैंक्शनिंग डॉक्यूमेंटेशन क्या है, इधर पूछा था प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंटेशन, इधर है प्रोसीजर फॉर सैंक्शनिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन, कि किस हिसाब से सैंक्शन होता है, किस हिसाब से डॉक्यूमेंटेशन है। तो हमने पढ़ा कैश के रिस्पेक्ट में, पढ़ा डेली कैश ट्रांजैक्शन। फिर हमने पढ़ा शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ के रिस्पेक्ट में। फिर हमने पढ़ा वेरिफिकेशन करना पड़ता है, वेरिफिकेशन ऑफ ओपनिंग ऑफ जो है अकाउंट। और फिर हमने पढ़ा वेरिफिकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन के रिस्पेक्ट में। अब दो वेरिफिकेशन और आते हैं, 2-3 वेरिफिकेशन, उसको अपन और देख लेते हैं कि वेरिफिकेशन ऑफ बैलेंसेस ऑफ ऑल लेजर एंड रजिस्टर, इंटर ब्रांच रिकन्सिलिएशन, कैलकुलेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट, डिस्काउंट एंड कमीशन एक्सेट्रा। तो वेरिफिकेशन ऑफ बैलेंस ऑफ ऑल लेजर एंड रजिस्टर, तो वेरिफिकेशन ऑफ बैलेंस ऑफ ऑल लेजर एंड रजिस्टर, इंटर ब्रांच रिकन्सिलिएशन, कैलकुलेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट, डिस्काउंट एंड कमीशन। तो क्या कवर होता है इसमें? वेरिफिकेशन ऑफ बैलेंस ऑफ ऑल लेजर, हमको लेजर बैलेंस एंड रजिस्टर चेक करना चाहिए। तो जो अकाउंट्स है उस अकाउंट्स को हमको लेजर के थ्रू चेक करना चाहिए कि वो ही शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। रजिस्टर में जो अमाउंट है वो ही अमाउंट अकाउंट में शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इंटर ब्रांच रिकन्सिलिएशन हमको देखना चाहिए कि इंटर ब्रांच रिकन्सिलिएशन में सब रिकन्साइल्ड है कि नहीं है, कुछ पेंडिंग तो नहीं है, कुछ एडजस्टमेंट। एंड वेरिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट, डिस्काउंट एंड कमीशन, कि जो इंटरेस्ट, डिस्काउंट, कमीशन है वो प्रॉपर्ली कैलकुलेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। वेरिफिकेशन ऑफ हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन, कुछ हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन है तो आपको उसको भी वैल्यू करना वेरिफिकेशन करना पड़ता है। एंड वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो एंड कंप्लायंस विद रिक्वायरमेंट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस। तो जो रिटर्न सबमिट कर रहे हैं टाइमली कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, एक्यूरेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को कैलकुलेट कर लिया जाए। तो इस तरीके से देखा जाता है कि कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये हमने 5 पढ़े पॉइंट वेरिफिकेशन के। फिर आती है बात कि फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन टू बी वेरीफाइड विद रेफरेंस टू आरबीआई गाइडलाइन। हमको ये चेक करना पड़ता है कि जो बैंक में जो भी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन है वो आरबीआई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। जो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन है वो आरबीआई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। और रिवेन्यू लीकेज टू बी डिटेक्टेड, जो भी रिवेन्यू लीकेज होते हैं वो रिवेन्यू लीकेज को डिटेक्ट कर लिया जाता है कॉन्करेंट ऑडिट में। एंड स्पेशल एफर्ट टू बी मेड इन फ्रॉड प्रोन एरियाज, द अटेम्प्ट शुड बी टू इंश्योर दैट ऑल इफेक्टिव मेजर आर टेकन टू प्रिवेंट फ्रॉड। स्पेशल एफर्ट जो है टू बी मेड इन ऑल फ्रॉड प्रोन एरिया। तो स्पेशल एफर्ट टू बी मेड इन ऑल फ्रॉड प्रोन एरिया, कि कोई जैसे फ्रॉड प्रोन एरिया से, फ्रॉड प्रोन जैसे चंबल में अगर कोई बैंक है तो वहाँ पे स्पेशल एफर्ट दिए जाते हैं और इंश्योर किया जाता है कि ऑल इफेक्टिव मेजर
आर टेकन टू प्रिवेंट फ्रॉड, और देखा जाता है कि क्या इफेक्टिव मेजर लिए गए हैं टू प्रिवेंट फ्रॉड। सिक्योरिटी फॉर्म के रिस्पेक्ट में देखा जाता है कि क्या वो सेफ कस्टडी में है। देखा जाता है कि टीडीएस प्रॉपर्ली डिडक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। आरबीआई की स्टडी करी जाती है। इंटरनल इंस्पेक्शन की रिपोर्ट आरबीआई की स्टडी की जाती है। इंटरनल इंस्पेक्शन की रिपोर्ट्स देखी जाती है। स्टैट्यूटरी ऑडिटर की रिपोर्ट देखी जाती है और चेक करा जाता है कि कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और चेक करा जाता है कि कंप्लेन कस्टमर कंप्लेंट्स जो है वो प्रॉम्प्टली डील होते हैं कि नहीं होते। तो इस तरीके से चीज़ें हैं जो हमने पढ़ा कि अराउंड 14 चीज़ें थी। 14 पॉइंट्स में हमने 5 पॉइंट्स वेरिफिकेशन पढ़े, जो है वेरिफिकेशन ऑफ लोन अकाउंट खोलने की जो प्रोसीजर है, फिर लोन देने की प्रोसीजर है। दो प्रोसीजर ऐसी हो गई। अकाउंट बैलेंस चेक करने को हम वेरीफाई कर लेते हैं कि वो लेजर और रजिस्टर से चेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इंटर ब्रांच रिकन्सिलिएशन देख लो, और अपन क्या कर लो कि भैया इंटरेस्ट डिस्काउंट इसको हम वेरीफाई कर लो, कैलकुलेशंस का वेरीफाई कर लो, हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स को वेरीफाई कर लो, रिटर्न्स है, स्टेटमेंट्स है, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है, ये प्रॉपर्ली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको वेरीफाई कर लो। कंप्लायंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस, कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं विद दी जो प्रिंसिपल इनैक्टमेंट्स है उसका कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये सब वेरीफाई कर लो। फिर हमने ये देखा था कि कैश ट्रांजैक्शन चेक करना पड़ता है, करेंसी चेक ट्रांजैक्शन, मेजर एक्सपेंसेस, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन, शेयर सिक्योरिटी जो है उसकी परचेज एंड सेल चेक करनी पड़ती है, क्या वो करेक्टली रिकॉर्ड हुए हैं, उसका फिजिकल वेरिफिकेशन कर लो। फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन देख लो आरबीआई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। सिक्योरिटी फॉर्म की सेफ कस्टडी है कि नहीं है, टीडीएस प्रॉपर्ली डिडक्ट होते हैं कि नहीं होते हैं, आरबीआई इंटरनल इंस्पेक्शन रिपोर्ट, स्टैट्यूटरी ऑडिटर की रिपोर्ट जो है वो चेक कर लो। कस्टमर की कंप्लेंट्स जो है वो डील कर रहे हैं कि नहीं कर रही है बैंक, तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ती है। अब जो और इनफैक्ट एक एग्जांपल था कि चंबल वाला एरिया, कि अगर चंबल वाला एरिया हो तो स्पेशल एफर्ट उधर दिए जा रहे हैं कि नहीं लिए जा रहे हैं, और एफिशिएंट मेजर्स टेक प्लेस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं टू कंट्रोल द फ्रॉड। फिर आता है हाउ वुड यू वेरीफाई। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हुआ ख़त्म। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाउ वुड यू वेरीफाई एक्सेप्टेंस, इंडोर्समेंट एंड अदर ऑब्लिगेशन। तो एक्सेप्टेंस एंड इंडोर्समेंट हो गया, और एंड अदर ऑब्लिगेशन आप उसको कैसे चेक करोगे, अपियरिंग इन द बैलेंस शीट ऑफ द बैंक। तो बैलेंस शीट ऑफ द बैंक में एक्सेप्टेंस, इंडोर्समेंट एंड अदर ऑब्लिगेशन दिए हुए हैं, आप इसको कैसे चेक करोगे। तो एक्सेप्टेंस, इंडोर्समेंट एंड अदर ऑब्लिगेशन, दिस आइटम इंक्लूड्स द फॉलोइंग बैलेंसेस। लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ इट्स कस्टमर। बैंक ने कस्टमर के बिहाफ पे लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन करके रखा हुआ है। तो कस्टमर के बिहाफ पे एलसी ओपन करके रखा हुआ है। तो दी आइटम इंक्लूड फॉलोइंग बैलेंसेस। तो ये फॉलोइंग बैलेंसेस की बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, जो एक्सेप्टेंस, इंडोर्समेंट एंड अदर ऑब्लिगेशन है। तो एक्सेप्टेंस एंड इंडोर्समेंट से तो ये तो समझ में आ रहा है कि बिल ड्रॉ किया है बाय द बैंक, बैंक के कस्टमर ने बिल ड्रॉ करा है, और जिसको एक्सेप्ट एंड इंडोर्स करा है बैंक ने। तो जो एक्सेप्टेंस एंड इंडोर्समेंट है, तो जो बात आती है एक्सेप्टेंस एंड इंडोर्समेंट की, तो ये जो है ये बैंक के बिल डिस्काउंटिंग से रिलेटेड है, जो बिल ड्रॉ करती है बैंक के कस्टमर। एंड अदर ऑब्लिगेशंस में आता है लेटर ऑफ क्रेडिट। जो लेटर ऑफ क्रेडिट इन केस तब इशू होता है जब इंपोर्टर को अपना पेमेंट इंश्योर करना है और एक्सपोर्टर को श्योरिटी देनी है कि हम पेमेंट कर देंगे। तो इस तरीके से श्योरिटी जो है वो एलसी के थ्रू दी जाती है। तो हमने जो समझा है वो अभी ये समझा है कि लेटर ऑफ क्रेडिट और बिल्स के रिस्पेक्ट में जो है ये अकाउंट है, तो इसमें फॉलोइंग बैलेंसेस इंक्लूडेड है। अब सबसे पहले लेटर ऑफ क्रेडिट, इवेल्युएट द एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल ओवर एलसी फॉर्म। जब एलसी फॉर्म इशू करते हैं तो इंटरनल कंट्रोल की एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल देखो, जैसे कस्टडी, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, पेरियोडिकल वेरिफिकेशन एंड रिकन्सिलेशन। तो हमको क्या चेक करना पड़ता है कि एलसी फॉर्म प्रॉपर कस्टडी में है कि नहीं है, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड जो है वो प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड होता है कि नहीं होता है, बाकायदा पीरियोडिकल वेरिफिकेशन होता है, रिकन्सिलेशन होते हैं कि नहीं होते हैं। तो ये सब चीज़ें एलसी में देखा जाता है। वेरीफाई द बैलेंस ऑफ एलसी फ्रॉम द रजिस्टर मेंटेन बाय द बैंक। और जब एलसी के फॉर्म का इंटरनल कंट्रोल है, इंटरनल कंट्रोल ओवर द एलसी फॉर्म देखा जाता है, प्रॉपर कस्टडी में है क्या, और मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड जो है उसको देखा जाता है, और इनफैक्ट पीरियोडिकल वेरिफिकेशन भी करा जाता है, रिकन्सिलेशन करा जाता है। तो वेरीफाई द बैलेंस ऑफ एलसी फ्रॉम द रजिस्टर मेंटेन बाय द बैंक टू ascertain the amount of LC and payment made under them.
वेरीफाई द बैलेंस ऑफ एलसी फ्रॉम द रजिस्टर मेंटेन बाय द बैंक। तो जो बैंक के रजिस्टर है, बैंक के रजिस्टर का जो से पे जो में जो एलसी का बैलेंस है उसको वेरीफाई करो। तो वेरीफाई द बैलेंस ऑफ एलसी फ्रॉम द रजिस्टर मेंटेन बाय द बैंक। तो रजिस्टर में जो एलसी के बारे में डिटेल दे के रखी है उसको चेक करो बैलेंस है जो अकाउंट में है। टू एसेंडेंट द अमाउंट ऑफ एलसी एंड पेमेंट मेड एट द डैम एंड एग्जामिन द गारंटी ऑफ द कस्टमर। अगर एलसी के रिस्पेक्ट में कस्टमर ने गारंटी भी इशू करी होगी, क्योंकि हम कस्टमर के बिहाफ पे एलसी इशू कर रहे हैं तो कस्टमर ने गारंटी दी होगी, सिक्योरिटी दी होगी। तो एग्जामिन द गारंटी ऑफ द कस्टमर, कॉपीज ऑफ एलसी इशूड एंड सिक्योरिटी ऑब्टेन फॉर इशूइंग एलसी। तो एग्जामिन द गारंटी या सिक्योरिटी ऑब्टेन, कॉपीज ऑफ एलसी इशूड, तो ये सब चीज़ें हमको देखनी पड़ती हैं। तो इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर एक्सेप्टेंस एंड इंडोर्समेंट द फॉलोइंग प्रोसीजर में बी अडॉप्टेड। इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर एक्सेप्टेंस एंड इंडोर्समेंट, जो एक्सेप्टेंस एंड इंडोर्समेंट की बात कर रहा है तो इसमें जो है हमें थिंग्स का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले एग्जामिन द अरेंजमेंट मेड बाय द बैंक विथ इट्स कस्टमर। देखो कि जो बैंक और उसके कस्टमर के बीच में अरेंजमेंट क्या है। टेस्ट चेक द अमाउंट ऑफ बिल विद द रजिस्टर मेंटेन बाय द बैंक। अमाउंट ऑफ बिल को रजिस्टर जो मेंटेन है उससे चेक करो। जिस तरीके से एलसी ये बैलेंस है इसको रजिस्टर से चेक करा, वैसे अमाउंट ऑफ बिल को रजिस्टर से चेक किया जाता है। वेरीफाई वेदर सच बिल्स आर मार्क्ड ऑफ इन द रजिस्टर ऑन पेमेंट एट मैच्योरिटी। वेरीफाई करो क्या बिल मार्क ऑफ होते कि नहीं होते हैं अगर वो मैच्योरिटी में पेड हो गए हैं तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि बैंक विद इट्स कस्टमर अरेंजमेंट चेक करो बाय द बैंक विद इट्स कस्टमर। तो हमने अरेंजमेंट चेक करा, फिर टेस्ट चेक करा अमाउंट ऑफ बिल विद द रजिस्टर्ड मेंटेन बाय द बैंक। तो अमाउंट ऑफ बिल जो है विद द रजिस्टर्ड मेंटेन बाय द बैंक उसे हम चेक कर लेते हैं। अमाउंट ऑफ बिल विद द रजिस्टर्ड मेंटेन बाय द बैंक और बिल मार्क ऑफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है एट द पेमेंट ऑफ मैच्योरिटी। आती बात लेटर ऑफ कंफर्ट की। अब इधर लेटर ऑफ क्रेडिट आ गया, बिल्स आ गया। अब लेटर ऑफ कंफर्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि वेयर लेटर ऑफ कंफर्ट हैज़ बीन इशूड, वेरीफाई वेदर द बैंक हैज़ इंकर्ड अ पोटेंशियल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन अंडर सच लेटर। अगर लेटर ऑफ कंफर्ट इशू किया जा रहा है तो वेरीफाई करो क्या बैंक ने कोई पोटेंशियल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन इंकर करी है। इफ एन ऑब्लिगेशन हैज़ बीन कास्ट अंडर लेटर ऑफ कंफर्ट इंश्योर दैट द अमाउंट हैज़ ऑल्सो बीन शोन एज कंटिजेंट लायबिलिटी। अगर ऑब्लिगेशन हैज़ बीन कास्ट अंडर लेटर ऑफ कंफर्ट, अगर लेटर ऑफ कंफर्ट के अंदर पोटेंशियल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन इंकर करी है तो इंश्योर करो कि ये कंटिजेंट लायबिलिटी में शो हो इन बैलेंस शीट। तो हमने पढ़ा अभी लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में, तो हमको उसमें वेरियस प्रोसीजर लगानी पड़ती है। अदर एक्सेप्टेंस एंड इंडोर्समेंट में हमने अरेंजमेंट चेक कर लिए, बिल के अमाउंट चेक कर लिए रजिस्टर से, बिल मार्क ऑफ हो रहे कि नहीं हो रहे पेमेंट पे, ये सब हमने चेक कर लिया। और हमने लेटर ऑफ कंफर्ट के बारे में बात करी कि लेटर ऑफ कंफर्ट के बारे में हमने बात करी कि लेटर ऑफ कंफर्ट हैज़ बीन इशूड, वेरीफाई वेदर द बैंक हैज़ इंकर्ड पोटेंशियल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। क्या बैंक जो है वो पोटेंशियल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन जो है वो इंकर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अगर कर रहा है तो कंटिजेंट लायबिलिटी में शो करो। तो इस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन ओवर किया। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 13। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ब्रीफली एक्सप्लेन द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑफ कंटिजेंट लायबिलिटी फॉर बैंक। तो क्या बोला है, ब्रीफली एक्सप्लेन द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑफ कंटिजेंट लायबिलिटी। जो कंटिजेंट लायबिलिटी होती है बैंक की उसके रिस्पेक्ट में डिस्क्लोजर्स करने पड़ते हैं। कंटिजेंट लायबिलिटी ऑफ बैंक की तो उसके रिस्पेक्ट में डिस्क्लोजर्स करने पड़ते हैं। तो अब हम देखते हैं कि डिस्क्लोजर के बारे में क्या बात कर रखी है। तो कंटिजेंट लायबिलिटी फॉर बैंक, द थर्ड शेड्यूल ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। अब हम बात कर रहे हैं थर्ड शेड्यूल बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की। रिक्वायर्ड द डिस्क्लोजर ऑफ द फॉलोइंग एज अ फुट नोट टू द बैलेंस शीट। रिक्वायर करता है कि आप डिस्क्लोज करो इन द फुट नोट टू बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के फुट नोट में आपको क्या क्या डिस्क्लोज करना है। सबसे पहले क्लेम, दो लायबिलिटी होती है। तो दो लायबिलिटी कैसे बोला है, लायबिलिटी फॉर पार्टली पेड इन्वेस्टमेंट जिसमें पूरा पेमेंट नहीं करा है, पार्टली पेड इन्वेस्टमेंट है, और लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। तो दो इन्वेस्टमेंट है, लायबिलिटी फॉर पार्टली पेड इन्वेस्टमेंट एंड लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। फिर आता है अदर आइटम्स फॉर विच बैंक इज कंटिजेंट लायबल। तो ये तो अदर आइटम्स है, ये तो रैंडम आइटम है तो ये बोल के रखा है। फिर आता है एक्सेप्टेंस इंडोर्समेंट एंड अदर ऑब्लिगेशन जो हमने पढ़ लिया है।
आती है बात इंपॉर्टेंट गारंटी की, जो ऑन बिहाफ गिवन ऑन बिहाफ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स है इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया। तो गारंटी ऑन बिहाफ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बिहाफ पे जो गारंटी है, सारी गारंटी नहीं आती है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बिहाफ पे जो गारंटी आती है वो इधर आता है कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बिहाफ पे इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। और क्लेम अगेंस्ट दी बैंक, बैंक के अगेंस्ट में कुछ क्लेम है बट इसको बैंक ने एक्नॉलेज नहीं करा है एज अ डेप्ट, और कुछ क्लेम्स हैं तो वो दिए जाते हैं। तो ये होते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी और है बिल्स फॉर कलेक्शन। तो ये सब चीज़ें हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी एंड बिल्स फॉर कलेक्शन। और फिर कंटिंजेंट लायबिलिटी में दो हमने लायबिलिटीज़ पढ़ी कि लायबिलिटी फॉर पार्टली पेड इन्वेस्टमेंट, और फिर हमने पढ़ा लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। फिर हमने पढ़ा एक अदर आइटम फॉर विच बैंक इज कंटिंजेंट लायबल। फिर हमने पढ़ा एक्सेप्टेंस इंडोर्समेंट एंड अदर ऑब्लिगेशन, और फिर हमने पढ़ा गारंटी ऑन बिहाफ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, और फिर बिल्स ऑफ फॉर कलेक्शन, बिल्स ऑफ कलेक्शन। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, इजी क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट। तो आप लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट से आपको क्या मतलब है। तो अब हम पढ़ेंगे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय LFAR। तो LFAR के रिस्पेक्ट में हमने ये पढ़ा है कि जो LFAR है वो लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट जो है इन एडिशन टू ऑडिट रिपोर्ट होती है, और जो मैटर है उसके मैटर जो RBI में स्पेसिफाइड है, जिस तरीके से कारों में 16 पॉइंट हो 3CD पे 41 पॉइंट्स है। LFAR 30 जून के पहले हमको फर्निश करना पड़ता है, और टू इंश्योर टाइमली सबमिशन ऑफ LFAR प्रॉपर प्लानिंग चाहिए। एक टाइमली सबमिशन ऑफ LFAR के लिए प्रॉपर प्लानिंग चाहिए। एंड वाइल द फॉर्मेट ऑफ LFAR डज नॉट रिक्वायर एग्जीक्यूटिव समरी। अब LFAR में एग्जीक्यूटिव समरी नहीं लगती है, बट अगर मेंबर को कंसीडर करना हो तो मेंबर कंसीडर कर सकती है और की ऑब्जर्वेशन को ब्रिंग कर सकती है फ्रॉम दी होल डॉक्यूमेंट। तो इस तरीके से हमने LFAR समझा, और हमने ये समझा था उसके ऊपर कि कंटिंजेंट लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ बैंक। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी में जो थर्ड शेड्यूल बोलता है कि बैलेंस शीट के फुट नोट पे जो है डिस्क्लोजर करना पड़ता है कंटिंजेंट लायबिलिटी का और बिल्स फॉर कलेक्शन का। तो कंटिंजेंट लायबिलिटीज़ का और बिल्स फॉर कलेक्शन का। अब बात आ जाती है कि कंटिंजेंट लायबिलिटी में आता है लायबिलिटी फॉर पार्टली पेड इन्वेस्टमेंट। दो लायबिलिटी ऐसे आती है कि लायबिलिटी फॉर पार्टली पेड इन्वेस्टमेंट और लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। फिर एक आ जाता है अदर आइटम्स फॉर विच बैंक इज कंटिंजेंट लायबल, और फिर एक्सेप्टेंस इंडोर्समेंट एंड अदर ऑब्लिगेशन जो हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा है। गारंटीज गिवन ऑन बिहाफ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट, कि कॉन्स्टिट्यूएंट के बिहाफ पे जो गारंटी दी है वो इंडिया दी है या आउटसाइड इंडिया दी है, तो वो आता है। और क्लेम अगेंस्ट बैंक नॉट एक्नॉलेज एज डेप्ट। तो क्लेम अगेंस्ट द बैंक, बैंक के अगेंस्ट में कुछ क्लेम है जो बैंक ने उसको डेप्ट जैसा एक्नॉलेज नहीं किया है, तो वो चीज़ आ जाती है। और एक आता है बिल फॉर कलेक्शन। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन 14 पढ़ा का ए पॉइंट। एज द कॉन्करेंट ऑडिटर ऑफ नागपुर मेन ब्रांच, आप नागपुर मेन ब्रांच के कॉन्करेंट ऑडिटर हो, स्टेट द इशूज विच हैव टू बी कंसिडर्ड इन दी ऑडिट ऑफ एडवांसेस। अब ऑडिट ऑफ एडवांसेस में आप क्या इशू कंसिडर करोगे। बहुत ही ईजी है, हम जनरल पॉइंट्स इसको समझ सकते हैं कि जो आइटम्स टू बी कवर्ड इन दी कॉन्करेंट ऑडिट ऑफ एडवांसेस ऑफ बैंक आर एज फॉलोज। तो क्या क्या है वो भी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले कितने सारे पॉइंट है जो वेरीफाई और इंश्योर से स्टार्टेड है और चेक से स्टार्टेड है। तो हम पहले वेरीफाई देख लेते हैं, पर फिर भी अगर हो सकता है कि इसमें प्रोसीजरल वाइज कुछ दिया हो तो हम उसको एक एक पॉइंट करके देख लेंगे। फिर हम इसको जब उसको सेग्रीगेट करना हो तो हम वेरीफाई, इंश्योर और चेक जैसे हम उसको सेग्रीगेट कर लेंगे। सो इंश्योर डेट लोन्स एंड एडवांसेस हैज़ बीन सैंक्शन प्रॉपर्ली, तो प्रॉपर्ली सैंक्शन होना चाहिए, और बाकायदा सैंक्शन लेटर आना चाहिए, अप्रोप्रिएट लेवल के अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के थ्रू सैंक्शन होना चाहिए, और सैंक्शन आर इन अकॉर्डेंस विद द डेलीगेटेड अथॉरिटी। डेलीगेटेड अथॉरिटी है वो सैंक्शन करेगा, और जितना अथॉरिटी है तुमको सैंक्शन करने की उतना ही तुम सैंक्शन कर सकते हो। और इसके रिस्पेक्ट में सिक्योरिटीज़ डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, तो इंश्योर करो कि सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट रिसीव हो गए हैं। और इनफैक्ट लोन एंड एडवांसेस देने के बाद आपको पोस्ट डिस्बर्समेंट सुपरविजन भी करना पड़ेगा। तो लोन्स एंड एडवांसेस के बाद बाकायदा आपको पोस्ट डिस्बर्समेंट सुपरविजन भी करना पड़ेगा, एंड फॉलोअप भी लेना पड़ेगा कि जो हमने लोन्स एंड एडवांसेस दिए वो वैसे यूज़ हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। और बाकायदा फॉलोअप लेना पड़ेगा, उनसे स्टॉक स्टेटमेंट को रिसिप्ट करना पड़ेगा, इंस्टॉलमेंट एंड रिन्यूअल ऑफ लिमिट करवानी पड़ेगी। तो क्या है कि इंश्योर्ड एट द पोस्ट डिस्बर्समेंट सुपरविजन, पोस्ट डिस्बर्समेंट सुपरविजन हमको करना पड़ेगा, हमको ये चेक करना, हमको फॉलोअप करना पड़ेगा, इन द सेंस हमको फॉलोअप भी करना पड़ेगा। और सच एज रिसिप्ट ऑफ स्टॉक स्टेटमेंट हमको देखना पड़ेंगे कि टाइम टू टाइम स्टॉक स्टेटमेंट आने चाहिए, अदरवाइज नहीं आया, या हो सकता है कि कम स्टॉक है, स्टॉक खत्म हो गया है, कम हो रहा है, तो हम रिन्यूअल ऑफ लिमिट कर देंगे। तो इस तरीके से हमको इंश्योर करना पड़ता है। वेरीफाइड वेदर देयर इज़ एनी मिस यूटिलाइजेशन ऑफ लोन, हमको ये देखना पड़ता है कि अच्छा कोई सा मिस यूटिलाइजेशन हुआ है क्या लोन का, तो हमको ये वेरीफाई करना पड़ता है मिस यूटिलाइजेशन ऑफ लोन, कि जिस तरीके से लोन लिया था तो अगर क्या मिस यूटिलाइजेशन हुआ है। तो चेक
whether the letter of credit issued by branch are within the delegated power। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसमें अभी हम एडवांसेस की बात कर रहे हैं, तो एडवांसेस सिर्फ लोन के थ्रू नहीं होते हैं, इधर लेटर ऑफ क्रेडिट आ गया, गारंटीड आ गया, ओवरड्यू बिल्स ऑफ एक्सचेंज आ गया, इस तरीके से भी जो है एडवांसेस दिए जाते हैं। तो हमको चेक करना पड़ता है कि जो लेटर ऑफ क्रेडिट ब्रांच ने इशू करे हैं वो डेलीगेटेड पावर में इशू करे कि नहीं करे हैं, और जेन्युइन ट्रेड ट्रांजेक्शन के लिए करे हैं ना। ऐसा तो नहीं कि किसी ने कुछ भी आपको फर्जी बिल चिपका के या फर्जी इंपोर्ट बिल चिपका के लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करवा लिया हो। अब check whether the guarantee issued, whether they have been properly worded and recorded in the register, whether they have been properly renewed on the due date। बाकायदा जो गारंटी दी जाती है, जो बैंक गारंटी इशूड, अगर बैंक गारंटी जो इशू करता है तो चेक करना पड़ता है कि क्या वो प्रॉपर्ली वर्डेड है और गारंटी जो है रजिस्टर में रिकॉर्डेड है। तो जो गारंटी है वो क्या रजिस्टर में रिकॉर्डेड है। अब वेदर दे हैव बीन प्रॉम्प्टली रिन्यूड ऑन ड्यू डेट, क्या ड्यू डेट पे इसको प्रॉम्प्टली रिन्यू किया जाता है। तो हमको ये चेक करना है कि प्रॉपर्ली वर्डेड है, प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड इन दी रजिस्टर है, क्या रजिस्टर में प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड है, एंड वेदर दे हैव बीन प्रॉम्प्टली रिन्यू ऑन ड्यू डेट। तो हमने ये गारंटी इश्यूड के रिस्पेक्ट में ये सब चीज़ें पढ़ ली कि जब बैंक गारंटी इशू करती है तो प्रॉपर्ली वर्डेड होना चाहिए, उसको बाकायदा रजिस्टर में रिकॉर्ड करना चाहिए और बाकायदा वो गारंटी को रिन्यू करवाना चाहिए ऑन ड्यू डेट्स। फिर इंश्योर प्रॉपर फॉलोअप ऑफ ओवर ड्यू बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो चुके हैं ओवर ड्यू उसके रिस्पेक्ट में बैंक को प्रॉपर फॉलोअप लेना चाहिए। इंश्योर वेदर द क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांसेस हैव बीन डन एज पर आरबीआई गाइडलाइन, जो क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांसेस है वो क्या आरबीआई के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हुए हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांसेस। इंश्योर वेदर सबमिशन ऑफ क्लेम्स टू डीआईसीजीसी और ईसीजीसी इज इन टाइम। इंश्योर वेदर सबमिशन ऑफ क्लेम, जो सबमिशन ऑफ क्लेम है डीआईसीजीसी या ईसीजीसी को, क्या ये टाइम पे किया है सबमिशन ऑफ क्लेम। तो वेरीफाई क्या करना पड़ता है कि जो एडवांसेस का क्लासिफिकेशन है क्या एज पर आरबीआई गाइडलाइंस है, और हमको फिर ये भी देखना पड़ता है कि जो सबमिशन ऑफ क्लेम है, हम बैंक को अगर कुछ क्लेम चाहिए तो वो सबमिशन ऑफ क्लेम जो है वो डीआईसी ईसीजीसी को फर्निश करता है, तो क्या वो टाइम पे फर्निश कर रहा है। वेरीफाइड दैट इंस्टेंसेस ऑफ एक्सीडिंग डेलीगेटेड पावर हैव बीन प्रॉम्प्टली रिपोर्टेड। वेरीफाइड द इंस्टेंसेस, हमको वेरीफाई करने पड़ते हैं वो इंस्टेंसेस ऑफ एक्सीडिंग डेलीगेटेड पावर, कि जब डेलीगेटेड पावर से एक्सीड होकर आपने कुछ काम करा है। तो वेरीफाइड द इंस्टेंसेस ऑफ एक्सीडिंग डेलीगेटेड पावर हैव बीन प्रॉम्प्टली रिपोर्टेड, तो हमको ये चेक करना पड़ता है कि क्या वो प्रॉम्प्टली रिपोर्ट हो चुके हैं टू कंट्रोलिंग और हेड ऑफ द ब्रांच एंड हैव बीन गॉट कन्फर्म्ड और रेटिफाइड एट रिक्वायर्ड लेवल, एंड क्या उसे कन्फर्म और रेटिफाई कर दिया गया है। फिर वेरीफाई द फ्रीक्वेंसी एंड जेन्युइननेस ऑफ सच एक्सरसाइज, हमको वेरीफाई करना पड़ता है फ्रीक्वेंसी ऑफ जेन्युइननेस ऑफ सच एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी, कि जो ये एक्सरसाइज कर रहे हैं बियॉन्ड द डेलीगेटेड पावर उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, क्या ये जो काम कर रही है वो जेन्युइन भी कर रही है कि नहीं कर रही है। जनरली जेन्युइन नहीं होता है, इसलिए हमको इन सब चीज़ों को वेरीफाई करना पड़ता है। तो उसकी फ्रीक्वेंसी जेन्युइननेस देखनी पड़ती है अगर जो है अथॉरिटी वो बियॉन्ड जाकर कुछ काम कर रही है। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि जब एडवांसेस दिए जाते हैं तो बाकायदा प्रॉपर्ली सैंक्शन होना चाहिए, सैंक्शन लेटर आना चाहिए, डेलीगेटेड अथॉरिटी के थ्रू डेलीगेटेड लिमिट्स में सैंक्शनिंग होनी चाहिए, सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट प्रॉपर इशू होने, सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट प्रॉपर होने चाहिए, उसके रिस्पेक्ट में जो है लोन इशू करना चाहिए। एंड बाकायदा जब हम लोन देते हैं तो लोन डिसबर्स करते हैं तो पोस्ट डिसबर्समेंट सुपरविजन और फॉलोअप होना चाहिए। तो पोस्ट डिसबर्समेंट सुपरविजन एंड बाकायदा उसका फॉलोअप भी होना चाहिए कि रिसिप्ट ऑफ स्टॉक स्टेटमेंट वो प्रॉपर्ली आनी चाहिए, और इंस्टॉलमेंट प्रॉपर्ली उनको पे करना चाहिए, रिन्यूअल ऑफ लिमिट होना चाहिए टाइम टू टाइम स्टॉक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। और इन केस हमने कुछ लोन दिया है तो हमको ये चेक करना है, हमने लोन दिया है तो हमको ये चेक करना है कि मिस यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हमको ये सब चीज़ें भी देखनी चाहिए कि जो जिस पर्पज़ के लिए लोन दिया है क्या उस पर्पज़ के लिए यूटिलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब फिर हमने बात करी थी कि भैया जो है लोन्स और एडवांसेस है उसमें लेटर ऑफ गारंटी, लेटर ऑफ क्रेडिट गारंटी इशूड, ओवरड्यू बिल्स ऑफ एक्सचेंज की भी बातें होती है। तो चेक जो है कि जो लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करी जा रही है क्या डेलीगेटेड पावर के अंडर में लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया जा रहा है। लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर रहे हैं ना, तो जो लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर रहे हैं वो क्या डेलीगेटेड पावर के रिस्पेक्ट में इशू कर रहे हैं। जो लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर रहे हैं वो डेलीगेटेड पावर के रिस्पेक्ट में इशू कर, डेलीगेटेड पावर में इशू कर रहे हैं और जेन्युइन ट्रेड ट्रांजैक्शन के रिस्पेक्ट में इशू कर रहे हैं। गारंटी के रिस्पेक्ट में हमको देखना है कि प्रॉपर्ली वर्डेड हो और रिकॉर्डेड इन द रजिस्टर हो और प्रॉम्प्टली रिन्यूड ऑन ड्यू डेट। अब
फिर फॉलोअप देखना पड़ता है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज के रिस्पेक्ट में जो ओवरड्यू बिल्स ऑफ एक्सचेंज है उसको फॉलोअप देखना पड़ता है कि प्रॉपर्ली फॉलोअप हो। एडवांसेस का क्लासिफिकेशन आरबीआई के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। सबमिशन ऑफ क्लेम्स टू DICGC और ECGC इन टाइम। तो हमको देखना पड़ता है कि सबमिशन ऑफ क्लेम इन टू DICGC और ECGC टाइम पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इंस्टेंसेस देखने पड़ते हैं कि कुछ डेलीगेटेड पावर्स के एक्सीडिंग में कुछ अगर वर्क करा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी और जेन्युइननेस देखना पड़ता है, और ये देखना पड़ता है कि प्रॉपर्ली उसको रिपोर्टिंग करी गई है कि नहीं करी गई है कंट्रोलिंग ऑफिस और हेड ऑफिस में जो है वो काम करा गया है कि नहीं करा गया है, इसकी रिपोर्टिंग करी गई है कि नहीं करी गई है, और उनके थ्रू प्रॉपर्ली कंफर्मेशन रेटिफाई हो चुका है कि नहीं हो चुका है। और हमको ये भी देखना पड़ेगा जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं बियॉन्ड द डेलीगेटेड पावर, ये जो है वो फ्रीक्वेंट, उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है और ये जो ट्रांजैक्शन है वो जेन्युइन भी है कि नहीं है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 14 करा है ओवर। क्वेश्चन नंबर 15 आता है, हाउ विल यू इवेल्युएट द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इन द एरियाज ऑफ क्रेडिट कार्ड ऑपरेशन। क्रेडिट कार्ड ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में आप इंटरनल कंट्रोल को कैसे इवेल्युएट करोगे। तो बात आ रही है क्रेडिट कार्ड ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में आप इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को जो है वो कैसे इवेल्युएट करोगे। तो हाउ विल यू इवेल्युएट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इन द एरियाज ऑफ क्रेडिट कार्ड ऑपरेशन। तो चेक करते हैं कि हम कैसे इवेल्युएट करते हैं। तो इवेल्युएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इन द एरिया ऑफ क्रेडिट कार्ड ऑपरेशंस, देयर शुड बी एन इफेक्टिव स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन विद रीजनेबली गुड क्रेडिट असेसमेंट। क्रेडिट कार्ड के लिए सामने वाला अप्लाई करता है तो हमको उसका क्रेडिट असेसमेंट करना पड़ता है और बेसिकली इफेक्टिव स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन करनी पड़ती है। जब क्रेडिट कार्ड इशू करा जाता है तो स्ट्रिक्ट कंट्रोल होना चाहिए इशुएंस के टाइम एंड स्टोरेज के टाइम। देयर शुड बी अ सिस्टम वेयर बाय अ मर्चेंट कन्फर्म द स्टेटस ऑफ अनयूटिलाइज्ड लिमिट ऑफ क्रेडिट कार्ड होल्डर। देयर शुड बी अ सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जहाँ पे मर्चेंट जो वीज़ा है, जो वीज़ा के रिस्पेक्ट में जो वीज़ा एक मर्चेंट है तो वीज़ा जो है कंफर्म करे द स्टेटस ऑफ अनयूटिलाइज लिमिट। तो वो कंफर्म करता है स्टेटस ऑफ अनयूटिलाइज लिमिट ऑफ अ क्रेडिट कार्ड होल्डर। से क्रेडिट की लिमिट है 50 लाख और हमने लिमिट यूज़ करी है 30 लाख, तो कंफर्म द स्टेटस ऑफ अनयूटिलाइज लिमिट। तो हमको ये चेक करना पड़ेगा कि अनयूटिलाइज लिमिट का स्टेटस क्या है। तो कैसे चेक करेगा, बैंक से वो चेक कर लेगा बिफोर एक्सेप्टिंग द सेटलमेंट। कुछ भी एक्सेप्टिंग, अगर कुछ भी सेटलमेंट उसको एक्सेप्ट करना है तो सेटलमेंट एक्सेप्टेंस के पहले जो है उसको बैंक से कंफर्मेशन करनी पड़ती है। इन केस अमाउंट टू बी सेटल्ड एक्सीड अ स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ टोटल लिमिट ऑफ कार्ड होल्डर। देखो ये कब करना पड़ता है, ये सब चीज़ें कब करनी पड़ती है, इन केस ऑफ द अमाउंट। कब करना पड़ता है कि जब टोटल लिमिट है कार्ड होल्डर की, तो टोटल लिमिट जो है कार्ड होल्डर की उसके स्पेसिफाइड परसेंट से ज़्यादा, कि सपोज करो 50 लाख का टोटल लिमिट है। अब सेटलमेंट जो हो रहा है एक्सीड द स्पेसिफाइड परसेंटेज, तो सपोज करो स्पेसिफाइड परसेंटेज है 10%, तो 50 लाख का 10% हो गया 5 लाख। अब जब सेटलमेंट 5 लाख या उससे ज़्यादा का होता है तो हमको एक बार बैंक से जो है कंफर्म करना पड़ता है कि अनयूटिलाइज लिमिट उसकी कितनी है। देयर शुड बी अ सिस्टम ऑफ प्रॉम्प्ट रिपोर्टिंग बाय द मर्चेंट ऑफ ऑल सेटलमेंट एक्सेप्ट बाय देम थ्रू क्रेडिट कार्ड। एक प्रॉपर रिपोर्टिंग होनी चाहिए, सिस्टम ऑफ प्रॉम्प्ट रिपोर्टिंग कि जो मर्चेंट है बाय द मर्चेंट के थ्रू होनी चाहिए ऑफ ऑल सेटलमेंट एक्सेप्टेड बाय देम थ्रू क्रेडिट कार्ड, कि जो भी सेटलमेंट उन्होंने एक्सेप्ट करे हैं। और फिर रीइंबर्समेंट करना पड़ता है मर्चेंट को ओनली आफ्टर वैलिडिटी ऑफ मर्चेंट एक्सेप्टेंस ऑफ कार्ड। सेटलमेंट जो मर्चेंट करती है तो उसके हिसाब से फिर जो है मर्चेंट को रीइंबर्समेंट करना पड़ता है कमीशन का। ऑल द रीइंबर्समेंट ग्रॉस ऑफ कमीशन शुड बी इमीडिएटली चार्ज टू कस्टमर अकाउंट, और जो कमीशन है वो कस्टमर अकाउंट से चार्ज किया जाता है। There should be a system to ensure that statement are sent regularly and promptly to the customer। जो स्टेटमेंट है वो रेगुलरली और प्रॉम्प्टली कस्टमर को दिया जा रहा है। तो हमको ये इंश्योर करना पड़ता है कि बैंक जो है वो रेगुलरली प्रॉम्प्टली जो है कस्टमर को सेंड कर रही है। तो जो बैंक है वो बैंक रेगुलरली और प्रॉम्प्टली जो है कस्टमर को स्टेटमेंट सेंड कर रही है। देयर शुड बी अ सिस्टम टू मॉनिटर एंड फॉलो अप कस्टमर पेमेंट, और बाकायदा स्टेटमेंट तो सेंड करना ही है, बाकायदा कस्टमर पेमेंट कर रही है कि भी नहीं कर रही है, मॉनिटर एंड फॉलोअप करना पड़ता है। आइटम ओवर ड्यू बियॉन्ड अ रीजनेबल पीरियड, और कुछ अमाउंट ओवर ड्यू हो चुके हैं बियॉन्ड अ रीजनेबल पीरियड, तो उसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है एंड अटेंड करना पड़ता है केयरफुली
एंड क्रेडिट शुड बी स्टॉप, उसके रिस्पेक्ट में क्रेडिट स्टॉप कर दो बाय इन्फॉर्मिंग द मर्चेंट, मर्चेंट को इन्फॉर्म करके कि भैया इसके रिस्पेक्ट में क्रेडिट स्टॉप करो, ये कस्टमर बहुत ज़्यादा क्रेडिट ले लिया इसने। तो थ्रू पीरियोडिक बुलेटिन्स इसने बैंक ने जो है मर्चेंट को स्टॉप करवा दिया इन्फॉर्म करके एज अर्ली एज पॉसिबल टू अवॉइड इंक्रीज लॉसेस। देयर शुड बी अ सिस्टम ऑफ पीरियोडिक रिव्यू ऑफ क्रेडिट कार्ड होल्डर अकाउंट। इससे समझ में आ गया है कि क्रेडिट कार्ड होल्डर अकाउंट के रिस्पेक्ट में हमको पीरियोडिक रिव्यू करना जरूरी है। ऑन द बेसिस द लिमिट ऑफ कस्टमर में बी रिवाइज, जब हमने रिव्यू करा उसके हिसाब से जो है हम लिमिट ऑफ कस्टमर जो है रिवाइज कर सकते हैं इफ़ नेसेसरी। द रिव्यू शुड ऑल्सो इंक्लूड डिटर्मिनेशन ऑफ डाउटफुल अमाउंट। तो जब हम रिव्यू कर रहे हैं तो हमको ये भी डिटरमाइन कर लेना चाहिए कि इसमें डाउटफुल अमाउंट कितना है, कि कितना अमाउंट जो है वो नहीं देने वाला। एंड द प्रोविजन इन रिस्पेक्ट देयर ऑफ, एंड प्रोविजन इन रिस्पेक्ट देयर ऑफ कि डाउटफुल अमाउंट है कि दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है, तो उसके रिस्पेक्ट में प्रोविजन बना दो। तो इस तरीके से हमने जो है हमने 15वां क्वेश्चन ओवर करा है, जिसमें हमने समझा है कि जब क्रेडिट कार्ड ऑपरेशंस बैंक क्रेडिट कार्ड में डील करती है तो बाकायदा कुछ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए। हमने ये पढ़ा है कि सामने वाला अप्लाई करता है तो एक्टिव स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन होती है, उसका गुड क्रेडिट असेसमेंट जो है करा जाता है। फिर हमने बात करी थी कि जब हम इशू करते हैं तो स्ट्रिक्ट कंट्रोल होना चाहिए ओवर द स्टोरेज एंड इशू ऑफ कार्ड। जब मर्चेंट सेटल करता है, जब मर्चेंट है जब वो सेटलमेंट करता है, जब वो सेटलमेंट को एक्सेप्ट करता है तो वो अनयूटिलाइज लिमिट का जो है बैंक से वो चेक करता है कि कितना अनयूटिलाइज लिमिट है। तो जो टोटल जो क्रेडिट है, तो जो टोटल क्रेडिट है, टोटल जो लिमिट है, टोटल लिमिट है, अगर वो उसका सेटलमेंट एक स्पेसिफाइड परसेंटेज से ज़्यादा है तो ये सब चीज़ें करनी पड़ती है। फिर मर्चेंट को प्रॉम्प्ट रिपोर्ट करना पड़ता है, बाकायदा मर्चेंट को रीइंबर्समेंट होता है, रीइंबर्समेंट कमीशन के साथ होता है और कमीशन कस्टमर अकाउंट में चार्ज हो जाता है। फिर ये आ जाती है बैंक और कस्टमर की बात कि बैंक देखा जाता है कि बैंक जो है कस्टमर को प्रॉपर्ली स्टेटमेंट और रेगुलर स्टेटमेंट दे, इंश्योर करे कि कस्टमर भी टाइम टू टाइम पेमेंट कर दे। पेमेंट अगर नहीं कर रही हो या ओवरड्यू है बियॉन्ड रीजनेबल टाइम तो बैंक बाकायदा पीरियोडिकल बुलेटिन से मर्चेंट बैंकर को बता देगी कि भैया इसका क्रेडिट स्टॉप कर दो टू अवॉइड इंक्रीज लॉसेस। फिर देयर शुड बी अ सिस्टम ऑफ पीरियोडिक रिव्यू ऑफ क्रेडिट कार्ड होल्डर अकाउंट, और बाकायदा देयर शुड बी अ सिस्टम ऑफ पीरियोडिक रिव्यू ऑफ क्रेडिट कार्ड होल्डर अकाउंट। एक रिव्यू होना चाहिए, एक पीरियोडिक रिव्यू होना चाहिए क्रेडिट कार्ड होल्डर अकाउंट का, ताकि उस हिसाब से हम उसके लिमिट को है वो रिवाइज कर सकें। The review should be include determination of doubtful amount. The review should include a determination of doubtful amount and the provision in respect thereof. The review should include determination of doubtful amount. तो रिव्यू में क्या इंक्लूड करना चाहिए? रिव्यू में ये भी इंक्लूड करना चाहिए कि डिटरमाइन करना चाहिए डाउटफुल अमाउंट जो क्रेडिट कार्ड होल्डर जो है शायद दे पाए, एंड द प्रोविजनिंग इन रिस्पेक्ट देयर ऑफ, एंड उसके रिस्पेक्ट में प्रोविजनिंग। ओके, तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 कि वाइल ऑडिटिंग द ब्रांच ऑफ अ बैंक यू आर रिक्वायर्ड टू एग्जामिन इंटर ब्रांच एडजस्टमेंट। अब इधर हमको एग्जामिन क्या करना है? हमको एग्जामिन करना है इंटर ब्रांच एडजस्टमेंट। तो व्हाट पॉइंट्स वुड यू चेक? क्या क्या पॉइंट्स आप चेक करोगे? द स्पेशल पॉइंट टू एग्जामिन इंटर ब्रांच एडजस्टमेंट, द फॉलोइंग पॉइंट रिक्वायर्ड स्पेशल अटेंशन इन द एग्जामिनेशन ऑफ इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन। तो जो फॉलोइंग पॉइंट है विच रिक्वायर स्पेशल अटेंशन, कि स्पेशल अटेंशन चाहिए, द फॉलोइंग पॉइंट रिक्वायर स्पेशल अटेंशन इन द एग्जामिन ऑफ इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन। While verifying the closing balance, special attention should be paid to the origin and validity of old outstanding unmatched entries, particularly debit entries. The auditor may also seek confirmation of transaction relating to outstanding in appropriate cases. So हमने क्या पढ़ा कि while verifying the closing balance, special attention should be paid to the origin and validity of old outstanding unmatched entry. तो जब हम वेरीफाई कर रहे हैं, हमको बेसिकली हमको चेक क्या करना है? हमको चेक करना है इंटर ब्रांच एडजस्टमेंट। तो बोला गया है कि जब आप क्लोजिंग बैलेंस को वेरीफाई कर रहे हो तो स्पेशल अटेंशन शुड बी पेड टू द ओरिजिन एंड वैलिडिटी ऑफ ओल्ड आउटस्टैंडिंग अनमैच एंट्री। तो हमको स्पेशल अटेंशन देना चाहिए, उधर ध्यान देना चाहिए ओल्ड आउटस्टैंडिंग और अनमैच एंट्रीज के रिस्पेक्ट में। ओल्ड आउटस्टैंडिंग अनमैच एंट्री के रिस्पेक्ट में जो है हमको स्पेशल अटेंशन देना चाहिए कि जो ओल्ड आउटस्टैंडिंग है, अनमैच है और ओल्ड है, तो ओल्ड आउटस्टैंडिंग अनमैच एंट्रीज, पर्टिकुलरली डेबिट एंट्रीज हमको देखनी पड़ेगी। तो पर्टिकुलरली डेबिट एंट्रीज,
द ऑडिटर मे ऑल्सो सीक कन्फर्मेशन ऑफ ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू आउटस्टैंडिंग इन अप्रोप्रिएट केसेस। द ऑडिटर मे ऑल्सो सीक कन्फर्मेशन ऑफ ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू आउटस्टैंडिंग इन अप्रोप्रिएट केसेस। द ऑडिटर में ऑल्सो सीक कन्फर्मेशन, तो जो ऑडिटर है वो कन्फर्मेशन सीक कर सकता है ऑफ ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू आउटस्टैंडिंग इन अप्रोप्रिएट केसेस। तो ऑडिटर को अगर कन्फर्मेशन चाहिए इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू आउटस्टैंडिंग, तो अगर आउटस्टैंडिंग ट्रांजेक्शन के रिस्पेक्ट में अगर कन्फर्मेशन चाहिए तो ऑडिटर जो है कन्फर्मेशन भी ले सकता है। स्पेशल अटेंशन देना है तो वो तो देगा ही देगा, और ऑडिटर कन्फर्मेशन भी सीक कर सकता है। एंड वेयर देयर आर एनी, क्योंकि इंटर ब्रांच एडजस्टमेंट कब आ सकते हैं, इंटर ब्रांच एडजस्टमेंट तभी आ सकते हैं या कुछ आउटस्टैंडिंग है अनरिकनसाइल्ड है, तभी तो एडजस्टमेंट की बात आएगी। तो हमको ये चेक करना पड़ेगा, जब हम क्लोजिंग बैलेंस चेक कर रहे हैं तो हमको ये चेक करना पड़ेगा कि क्या वो जो आउटस्टैंडिंग है वो क्या ओल्ड आउटस्टैंडिंग है। ओल्ड आउटस्टैंडिंग है तो हमको ये देखना पड़ेगा पर्टिकुलरली डेबिट एंट्रीज। एंड वेयर देयर आर एनी रिवर्सल एंट्रीज, तो हमने पहले डेबिट एंट्रीज की बात करी, अब हम बात कर रहे हैं रिवर्सल एंट्रीज की। क्या कुछ रिवर्सल एंट्री है इंडिकेटिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ इरेगुलर पेमेंट ऑफ फ्रॉड, जो इंडिकेट करे पॉसिबिलिटी ऑफ इरेगुलर पेमेंट ऑफ फ्रॉड। तो क्या कोई रिवर्सल एंट्री है जो इंडिकेट कर रहा है पॉसिबिलिटी ऑफ इरेगुलर पेमेंट, तो कोई रिवर्सल एंट्री है जो इंडिकेट कर रहा है पॉसिबिलिटी ऑफ इरेगुलर पेमेंट। क्योंकि रिवर्सल एंट्री जनरली रिवर्स नहीं की जाती है, पर रिवर्सल एंट्री अगर हुई है तो इंडिकेट कर रहा है वो पॉसिबिलिटी ऑफ इरेगुलर पेमेंट। तो वही बात चेक कर लो, वेदर द बैलेंसेस इंक्लूड एनी आइटम इन द नेचर ऑफ कैश। अगर आउटस्टैंडिंग है, इंटर ब्रांच एडजस्टमेंट है और पता चला कि जो आउटस्टैंडिंग है वो कैश के रिस्पेक्ट में है, तो वेदर द बैलेंसेस इंक्लूड एनी आइटम इन नेचर ऑफ कैश इन ट्रांजिट, हो सकता है कुछ ट्रांजिट हो, इंक्लूडेड इन दिस हेड विच रिमेन पेंडिंग फॉर मोर देन रीजनेबल पीरियड। तो जो कैश इन ट्रांजिट है वो इंक्लूडेड है इस हेड में और रिमेन पेंडिंग फॉर मोर देन रीजनेबल पीरियड, दिस इज बिकॉज सच आइटम आर नॉट एक्सपेक्टेड टू रिमेन आउटस्टैंडिंग बियॉन्ड अ वेरी स्मॉल पीरियड। तो whether the transaction include any item in nature of cash in transit included in this head which remain pending for more than reasonable period, तो हमको ये चेक करना पड़ता है कि क्या वो आइटम इन द नेचर ऑफ कैश है, whether the balances include any item in nature of cash in transit, जो इस हेड में इंक्लूड है, जो मोर देन रीजनेबल पीरियड से ज़्यादा पेंडिंग है। क्योंकि देखा जाए तो जो कैश इन ट्रांजिट है ये ऐसे आइटम है जो एक रिमेनिंग आउटस्टैंडिंग पीरियड से ज़्यादा जो है पेंडिंग नहीं ले सकते। तो दिस इज बिकॉज सच आइटम आर नॉट एक्सपेक्टेड टू रिमेन आउटस्टैंडिंग बियॉन्ड अ स्मॉल पीरियड ड्यूरिंग विच दे आर इन ट्रांजिट। अब वेदर ट्रांजेक्शन अदर देन दोज रिलेटिंग टू इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन, तो वेदर जो ट्रांजेक्शन है अदर देन दोज रिलेटिंग टू इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन, जो इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन के अलावा है, अदर देन दोज, ठीक है, रिलेटिंग टू इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन हैव बीन इंक्लूडेड इन दी ब्रांच अकाउंट, इंटर ब्रांच अकाउंट। तो क्या इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन के अलावा जो है वो क्या इंटर ब्रांच अकाउंट में इंक्लूडेड है। एनी अनयूजुअल आइटम पुट थ्रू इंटर ब्रांच अकाउंट एज वेल एज ओल्ड और लार्ज एंट्री आउटस्टैंडिंग इन इंटर ब्रांच अकाउंट, क्या कुछ अनयूजुअल आइटम इंटर ब्रांच अकाउंट में पुट करके रखी है एज वेल एज ओल्ड और लार्ज एंट्रीज आउटस्टैंडिंग इन द इंटर ब्रांच अकाउंट। तो क्या कुछ अनयूजुअल आइटम है पुट थ्रू द इंटर ब्रांच अकाउंट एज वेल एज कोई से ओल्ड और लार्ज एंट्री आउटस्टैंडिंग है इन द इंटर ब्रांच अकाउंट, शुड बी केयरफुली लुक्ड। द ऑडिटर शुड ऑल्सो सीक एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट, वो उसके रिस्पेक्ट में एक्सप्लेनेशन ले लो मैनेजमेंट से, सीक एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट इन दिस रिगार्ड। तो हमने क्या पढ़ा कि फॉलोइंग पॉइंट्स रिक्वायर स्पेशल अटेंशन। तो फॉलोइंग पॉइंट्स रिक्वायर स्पेशल अटेंशन, तो कौन कौन पॉइंट्स में स्पेशल अटेंशन रिक्वायर्ड है। सबसे पहले कि जब हम क्लोजिंग बैलेंस को वेरीफाई कर रहे हैं तो हमको ये देखना पड़ेगा कि कोई सी ओल्ड आउटस्टैंडिंग अनमैच एंट्रीज है क्या, पर्टिकुलरली डेबिट एंट्रीज, तो उसके रिस्पेक्ट में कंफर्मेशन ले लो। जो ट्रांजैक्शन आउटस्टैंडिंग है उसके रिस्पेक्ट में कंफर्मेशन ले लो, और ये भी चेक कर लो कि जो आउटस्टैंडिंग एंट्रीज है ये क्या वो ओल्ड आउटस्टैंडिंग अनमैच एंट्रीज है, क्योंकि अगर वो ओल्ड आउटस्टैंडिंग अनमैच एंट्रीज है तो वो तो इस साल भी रहेगी, तो इस साल भी वो डिफरेंसेस तो रहेगा। फिर हमको देखना है कि कुछ रिवर्सल एंट्रीज करी है तो पॉसिबिलिटी है इरेगुलर पेमेंट की या फ्रॉड्स की, तो एक बार उसको चेक कर लो। फिर हमको ये देखना है कि कैश इन ट्रांजिट का बैलेंस भी इंक्लूडेड है क्या, जनरली क्यों, क्योंकि देखा जाता है कि जो कैश इन ट्रांजिट है वो रिमेनिंग पीरियड से ज़्यादा आउटस्टैंडिंग नहीं हो सकते। और वेदर ट्रांजेक्शन अदर देन दोज जो है वो इंटर ब्रांच अकाउंट में इंक्लूडेड है कि नहीं है। तो जो वेदर द ट्रांजेक्शन अदर देन दोज है वो क्या इंटर ब्रांच अकाउंट में इंक्लूड है। तो अनयूजुअल आइटम पुट टू इंटर ब्रांच एज वेल एज, हाँ, तो वेदर ट्रांजेक्शन अदर देन दोज जो है वो इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन में इंक्लूड कर दिए क्या, जो अदर देन इंटर ब्रांच से रिलेटेड है क्या वो इंटर ब्रांच में इंक्लूड कर दिए हैं।
क्या कोई सी अनयूजुअल आइटम इंटर ब्रांच में चली गई है, क्या कोई सी ओल्ड और लार्ज एंट्री आउटस्टैंडिंग है, तो उसके रिस्पेक्ट में प्रोसीजर अडॉप्ट करो, एक्सप्लेनेशन लो मैनेजमेंट से कि क्यों इतनी ओल्ड और लार्ज एंट्रीज जो है वो आउटस्टैंडिंग है। अब हाउ डू यू एग्जामिन क्लेम अगेंस्ट अ बैंक नॉट एक्नॉलेज, क्लेम अगेंस्ट बैंक नॉट एक्नॉलेज एज डेप्ट। तो जो क्लेम है जो बैंक के अगेंस्ट में, पर बैंक ने उसको डेप्ट जैसे एक्नॉलेज नहीं किया है, मतलब उसको अकाउंट फॉर नहीं किया। अब जब अकाउंट फॉर नहीं किया है तो ऑडिटर को कैसे पता चलेगा कि जो कुछ बैंक के अगेंस्ट में क्लेम है, तो ऑडिटर कैसे एग्जामिन करेगा। तो उसके रिस्पेक्ट में जो है, उसके रिस्पेक्ट में ऑडिटर को ऑडिट प्रोसीजर लगानी पड़ेगी। एंड ऑडिट प्रोसीजर किस रिस्पेक्ट में लगानी पड़ेगी, उसको ये देखना पड़ेगा, क्लेम अगेंस्ट बैंक नॉट एक्नॉलेज एज डेप्ट। तो ऑडिटर को शुड एग्जामिन द रेलेवेंट एविडेंस। फॉर एग्जाम्पल, तो ऑडिटर को रेलेवेंट एविडेंस एग्जामिन करने पड़ेंगे, क्योंकि ये बुक्स में तो नहीं दिखने वाला, तो हमको जो है रेलेवेंट एविडेंस जो है एग्जामिन करने पड़ेंगे। अब कौन से रेलेवेंट एविडेंस हमको एग्जामिन करने पड़ेंगे, फॉर एग्जाम्पल करस्पॉन्डेंस विद लॉयर, लॉयर के साथ कम्युनिकेशन देखो कि क्या लॉयर के साथ कुछ कम्युनिकेशन हो रही है क्या इसके रिस्पेक्ट में, मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, बैंक के अगेंस्ट में कुछ क्लेम है जो बैंक ने एक्नॉलेज नहीं करा है एज अ डेप्ट। तो करस्पॉन्डेंस विद द लॉयर, लॉयर के साथ कम्युनिकेशन हो सकती है, यूनियन के साथ कम्युनिकेशन होती है, वर्कर ऑफिसर्स के साथ हो सकती है, मिनट्स ऑफ द मीटिंग में इसके डिस्कशन हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट एग्रीमेंट, ये सब हम देख सकते हैं। पेंडिंग लीगल केसेस देख लो, क्योंकि पेंडिंग लीगल केसेस भी एक तरीके से बताते हैं कि जो पेंडिंग है, डेप्ट जैसे एक्नॉलेज नहीं करा है, केसेस पेंडिंग है। एंड टू आइडेंटिफाई क्लेम अगेंस्ट द बैंक, द ऑडिटर शुड एसर्टेन फ्रॉम द मैनेजमेंट, या तो मैनेजमेंट से एसर्टेन कर लो स्टेटस ऑफ क्लेम आउटस्टैंडिंग। तो जो क्लेम आउटस्टैंडिंग का स्टेटस है वो मैनेजमेंट से एसर्टेन कर लो, आप ऐसे भी एसर्टेन कर सकते हो एज एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। द रिव्यू ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट वुड ऑल्सो प्रोवाइड एविडेंस। इनफैक्ट जब अगर आप सब्सिक्वेंट इवेंट को रिव्यू कर रहे हो तो वो भी एक एविडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं अबाउट द कंप्लीटनेस एंड वैल्यूएशन ऑफ क्लेम। कि हो सकता है कि सब्सिक्वेंट में कुछ इवेंट हो गए, तो सब्सिक्वेंट इवेंट हुआ और हमको पता चला कि अच्छा ये इवेंट तो 31 मार्च को देखा जाए तो ये इवेंट आउटस्टैंडिंग था, मतलब ये इवेंट इस क्लेम के रिस्पेक्ट में है या इस केस के रिस्पेक्ट में है। तो सब्सिक्वेंट इवेंट जब हम रिव्यू करेंगे तो हमको पता चलेगा अच्छा ये इवेंट हो चुके हैं, मतलब ये तो इसके रिस्पेक्ट में है, और मतलब ये जो था जो 31 मार्च को वो क्लेम था अगेंस्ट बैंक, आउटस्टैंडिंग था, बैंक ने उसको डेब्ट जैसे एक्नॉलेज नहीं हुआ, बट सिंस सब्सिक्वेंट इवेंट से प्रूव हो चुका है कि ये बैंक को पे करना है, तो बैंक को ऐसा डेब्ट जैसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो जब ये सब्सिक्वेंट क्लेम्स आते हैं, सब्सिक्वेंट इवेंट आते हैं, तो एक तरीके से उससे हम रिव्यू कर सकते हैं कि हाँ इस टाइप की चीज़ें जो थे वो बैंक के अगेंस्ट में इस टाइप के रिस्पेक्ट में, इस टाइप की चीज़ के रिस्पेक्ट में, इस टाइप के मैटर के रिस्पेक्ट में बैंक के अगेंस्ट में केस चल रहा था। तो वो भी एक एविडेंस प्रोवाइड कर देते हैं अबाउट द कंप्लीटनेस एंड वैल्यूएशन ऑफ क्लेम, ताकि समझ में आ जाएगा कि जो उन्होंने क्लेम बैंक ने रिकॉर्ड करे हैं या बैंक ने जो क्लेम जो मैनेजमेंट ने क्लेम बताए हैं वो क्लेम करेक्ट बताए हैं कि नहीं बताए हैं, वो क्या सही वैल्यू तरीके से बताए हैं कि नहीं बताए हैं। तो सब्सिक्वेंट इवेंट से भी हम चेक कर सकते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि जो क्लेम अगेंस्ट द बैंक एंड नॉट एक्नॉलेज डेब्ट, तो हम करस्पॉन्डेंसेस देख सकते हैं, कम्युनिकेशंस मिनट्स हम देख सकते हैं, पेंडिंग लीगल केसेस देख सकते हैं, मैनेजमेंट कंफर्मेशन ले सकते हैं, और हमने फिर एक देखा हम सब्सिक्वेंट इवेंट से भी करेक्टनेस देख सकते हैं और वैल्यूएशन ऑफ क्लेम देख सकते हैं। फिर बात आई राइट शॉर्ट नोट ऑन रिवर्सल ऑफ इनकम अंडर बैंक ऑडिट। तो राइट शॉर्ट नोट ऑन रिवर्सल ऑफ इनकम अंडर बैंक ऑडिट। तो बैंक ऑडिट के रिस्पेक्ट में रिवर्सल ऑफ इनकम जो है वो रिवर्सल ऑफ इनकम कैसे करी जाती है, तो बैंक ऑडिट के रिस्पेक्ट में जो है रिवर्सल ऑफ इनकम जो है कैसे की जाती है। तो अब रिवर्सल ऑफ इनकम अंडर बैंक ऑडिट, हमको ये शॉर्ट नोट क्या देखना है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन रिवर्सल ऑफ इनकम अंडर बैंक ऑडिट, कि बैंक ऑडिट में हम रिवर्सल ऑफ इनकम को कैसे चेक करेंगे। तो हमको ये सब चीज़ें देखनी है। तो रिवर्सल ऑफ इनकम में हमने क्या पढ़ा, इफ़ एनी एडवांस इंक्लूडिंग बिल परचेज एंड डिस्काउंट बिकम एनपी, जो हमने एडवांस करे, जो बिल परचेज करे एंड डिस्काउंट करे, अगर वो बिल परचेज एंड डिस्काउंट हो जाते हैं एनपीए एट द क्लोज ऑफ एनी ईयर, एट द क्लोज ऑफ एनी ईयर अगर वो एनपीए हो जाते हैं, तो इंटायर इंटरेस्ट जो भी हमने एक्रू करके रखा था और क्रेडिट करके रखा था पास्ट पीरियड के रिस्पेक्ट में, उसको रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि हमने वो इनकम गलत बुक करके रखी थी। एंड ये जो है गवर्नमेंट गारंटी पे भी अप्लाइड होता है। अब इन रिस्पेक्ट ऑफ, तो ये इनकम के रिस्पेक्ट में, इनकम रिकॉग्निशन के रिस्पेक्ट में, तो ये तो गवर्नमेंट गारंटीड एडवांसेस पे भी होता है। असेट क्लासिफिकेशन में तो रेपुटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखा जाता है, बट यूँ जो है
कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ गारंटी दी है, तो अनलेस एंड अनटिल गारंटी हम इन्वोक नहीं करते हो, गवर्नमेंट इसको रेपुडिएट नहीं करती है, तब तक हम इसको एनपीए बुक नहीं करते हैं। बट इनकम के रिस्पेक्ट में तो गवर्नमेंट गारंटीड एडवांसेस के रिस्पेक्ट में भी हमको इनकम जो है वो पर दी एडिक्वेट एनपीए के नॉर्म्स है, वही एनपीए नॉर्म्स हमको फॉलो करने पड़ेंगे। अब इन रिस्पेक्ट ऑफ एनपीए तो जो फीस और कमीशन है और सिमिलर इनकम डेट हैव एक्रूड शुड सीज टू बी एक्रू। तो जो फीस है, जो कमीशन है, जो सिमिलर इनकम है, हमने जो एक्रू करके रखी थी वो सीज टू बी एक्रू करनी पड़ेगी इन द करंट पीरियड में उसको सीज टू बी एक्रू कर दो एंड शुड बी रिवर्स, उसको रिवर्स कर दो एंड प्रोवाइडेड फॉर विद रिस्पेक्ट टू पास्ट पीरियड इफ़ अनकलेक्टेड। तो हमको जो है हमने जो इनकम एक्रू करके रखी थी उसको अब रिवर्स कर दो एंड प्रोवाइडेड फॉर विथ रिस्पेक्ट टू पास्ट इवेंट इफ़ अनकलेक्टेड। तो पास्ट पीरियड के रिस्पेक्ट में भी ऐसा ही है कि पास्ट पीरियड में भी ऐसा कुछ हुआ होगा कि कोई सी इनकम हमने बुक करके रखी हो, पता चला कि वो तो अब एनपीए हो गया, तो उसको भी जो है रिवर्स कर दो। फर्दर इन केस ऑफ बैंक विच हैव रॉन्गली रिकॉग्नाइज इनकम, अगर बैंक ने कुछ रॉन्गली रिकॉग्नाइज इनकम करके रखी थी इन दी पास्ट, आगे बात शुड बी रिवर्स द इंटरेस्ट इफ इट वॉज रिकॉग्नाइज एज इनकम ड्यूरिंग द करंट ईयर और मेक अ प्रोविजन फॉर एन इक्विवेलेंट अमाउंट। तो या तो उसको रिवर्स कर दो या तो आप प्रोविजन बना दो फॉर एन इक्विवेलेंट अमाउंट इफ़ इट वॉज रिकॉग्नाइज एज इनकम इन द प्रीवियस ईयर। तो या तो आप इस साल रिवर्स कर दो या तो आप एक प्रोविजन बना दो। अब ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि रिवर्सल ऑफ इनकम में हमने ये पढ़ा कि एडवांसेस के रिस्पेक्ट में जिसमें बिल्स परचेज और डिस्काउंट आते हैं, अगर वो एनपीए हो जाते हैं एट द क्लोज ऑफ एनी ईयर, तो जो हमने इंटरेस्ट एक्रू करके रखा था इन दी पास्ट पीरियड उसको रिवर्स एंड प्रोवाइडेड रिवर्स कर दो। ठीक है, उसको या तो रिवर्स कर दो या प्रोवाइडेड फॉर्म फॉर इफ़ द सेम इज़ नॉट रियलाइज्ड। तो रिवर्स और प्रोवाइडेड फॉर, या तो रिवर्स कर दो या प्रोवाइडेड फॉर मतलब कि प्रोविजन बना लो, अगर इफ सेम इज़ नॉट, हाँ तो वो रियलाइज नहीं हुए तो, और गवर्नमेंट गारंटीड पे भी एप्लीकेबल है। ये फीस और कमीशन पे भी एप्लीकेबल है जिसकी इनकम हमने बुक करके रखी थी, तो या तो हम रिवर्स कर सकते हैं या प्रोवाइडेड फॉर। तो रिवर्स और प्रोवाइडेड फॉर करंट ईयर की इनकम है तो उसको तो हम रिवर्स कर देंगे, और जो पास्ट पीरियड की इनकम है उस पर तो हमको पर्टिकुलर प्रोविजन बनाना पड़ जाएगा। तो यही चीज़ है कि कुछ रॉन्गली इनकम थी तो उसको प्रोवाइडेड फॉर कर दो, वो करंट ईयर की जो इनकम है उसको रिवर्स कर दो। अब क्वेश्चन नंबर 18, एन एसेट इंक्लूडिंग लीज्ड एसेट बिकम एनपीए। तो जो एसेट है वो एनपीए हो चुके हैं व्हेन इट सीज टू जनरेट इनकम फ्रॉम द बैंक। जब इनकम जनरेट नहीं कर सके रख पा रहे हैं तो वो जो है एसेट, वो एसेट हो जाते हैं एनपीए। अब ये एसेट में जो है वो एसेट में लीज्ड एसेट भी इंक्लूडेड है, तो एसेट इंक्लूडेड लीज्ड एसेट। तो डिफाइन द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एनपीए। तो डिटरमाइन द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन के हमको क्राइटेरियाज बताने हैं। तो डिटरमाइन द क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एनपीए, कि एनपीए के रिस्पेक्ट में जो है क्लासिफिकेशन के क्या क्राइटेरियाज हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एनपीए, तो डिटरमाइन द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एनपीए। अब एनपीए डिटरमाइन द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन, तो हमने क्या पढ़ा कि जब एसेट इंक्लूडिंग लीज्ड एसेट जब एनपीए हो जाती है, जब वो इनकम जनरेट नहीं करती, तो क्लासिफिकेशन के क्या क्राइटेरिया है। तो हमको वेरियस एसेट के रिस्पेक्ट में वेरियस क्लासिफिकेशन के क्राइटेरिया देखने पड़ेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एनपीए, एन एसेट इंक्लूडिंग लीज एसेट एनपीए हो सकते हैं अगर वो सीज नहीं कर रहे हैं या इनकम जनरेट नहीं कर रहे हैं, तो एसेट हो गए एनपीए। तो दिस फॉलोइंग क्राइटेरिया आर टू बी अप्लाइड फॉर डिटरमाइनिंग द स्टेटस ऑफ वेरियस टाइप ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी। द फॉलोइंग क्राइटेरिया आर टू बी अप्लाइड फॉर डिटरमाइनिंग द क्रेडिट स्टेटस ऑफ वेरियस टाइप ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी। तो जो फॉलोइंग क्राइटेरिया है आर टू बी अप्लाइड, तो हमको जो है फॉलोइंग क्राइटेरिया हम अप्लाई करना पड़ता है फॉर डिटरमाइनिंग द स्टेटस ऑफ वेरियस टाइप ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी। फॉर डिटरमाइनिंग द स्टेटस हमको जब ऑफ वेरियस टाइप ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी, तो जो वेरियस टाइप ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी जो बैंक देती है उसके रिस्पेक्ट में अगर स्टेटस डिटरमाइन करना है तो हमको ये फॉलोइंग क्राइटेरिया देखना पड़ता है। स्टेटस मतलब एनपीए का स्टेटस, टू डिटरमाइन द स्टेटस ऑफ वेरियस टाइप ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी, तो हमको ये फॉलोइंग क्राइटेरिया देखने पड़ता है। सबसे पहले टर्म लोन, तो टर्म लोन इज ट्रीटेड एज एनपीए इफ इंटरेस्ट एंड और इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल रिमेन ओवरड्यू फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 90 डेज। द टर्म लोन इज ट्रीटेड एज एनपीए, तो टर्म लोन जो है वो एनपीए जैसे ट्रीट हो जाएगा इफ इंटरेस्ट और
इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल रिमेन ओवर ड्यू फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 90 डेज। तो जब इंटरेस्ट ओवर ड्यू हो या तो इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल ओवर ड्यू हो। तो क्या बात करके रखी है कि जब इंटरेस्ट ओवर ड्यू हो या इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल ओवर ड्यू हो और ओवर ड्यू मोर देन 90 डेज हो तो जो है टर्म लोन के रिस्पेक्ट में वो एनपीए हो जाता है। कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट के रिस्पेक्ट में क्या है कि जो सीसीओडी है वो एनपीए जैसे ट्रीट हो जाएगा अगर वो आउट ऑफ ऑर्डर है एज इंडिकेटेड अबव। तो अगर वो आउट ऑफ ऑर्डर हो जाता है तो वो एनपीए हो जाता है। बिल परचेस एंड डिस्काउंट के रिस्पेक्ट में बिल परचेस एंड डिस्काउंटेड आर ट्रीटेड एज एनपीए इफ दे रिमेन ओवर ड्यू और अनपेड फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 90 डेज। कैश क्रेडिट में सीसीओडी में आउट ऑफ ऑर्डर देखा जाता है। टर्म लोन में देखा जाता है जो ओवर ड्यू है वो ओवर ड्यू मोर देन 90 डेज है। सीसीओडी में आउट ऑफ ऑर्डर देखा जाता है और बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड में हमको ये देखा जाता है कि अनपेड फॉर मोर देन 90 डेज। अगर वो अनपेड फॉर मोर देन 90 डेज है तो एनपीए जैसा इसको ट्रीट कर लेंगे अगर वो ओवर ड्यू है और अनपेड है फॉर मोर देन 90 डेज। फिर आता है सिक्योरिटाइजेशन। द असेट इज टू बी ट्रीटेड एज एनपीए इफ़ द अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी फैसिलिटी रिमेन आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 90 डेज। तो असेट जो है वो एनपीए जैसे ट्रीट हो जाएगा अगर इफ़ द अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी फैसिलिटी रिमेन आउटस्टैंडिंग। अगर जो है लिक्विडिटी फैसिलिटी आउटस्टैंडिंग है फॉर मोर देन 90 डेज तो जो एसेट है वो ट्रीट कर सकते हैं उसको एज एन एनपीए। तो जो एसेट है उसको एनपीए जैसे ट्रीट कर लेंगे। तो जो एसेट है उसको एनपीए जैसे ट्रीट करा जाएगा इफ़ द अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी फैसिलिटी रिमेन आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 90 डेज। तो जो सिक्योरिटाइजेशन है द असेट टू बी ट्रीटेड एज एनपीए इफ द अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी फैसिलिटी रिमेन आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 90 डेज इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटाइजेशन ट्रांजेक्शन अंडरटेकन इन टर्म्स ऑफ गाइडलाइंस ऑन सिक्योरिटाइजेशन सिक्योरिटाइजेशन। तो क्या बोल के रखा है इफ द अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी फैसिलिटी आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 90 डेज। तो अगर लिक्विडिटी फैसिलिटी आउटस्टैंडिंग हो मोर देन 90 डेज तो ये भी एनपीए हो जाएगा। जो एग्रीकल्चरल एडवांसेस है जो एग्रीकल्चर एडवांसेस दिए जाते हैं तो जो लोन ग्रांट करते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप रिस्पेक्ट में वो एनपीए तब होते हैं जब प्रिंसिपल का इंस्टॉलमेंट या इंटरेस्ट है वो ओवरड्यू हो जाते हैं फॉर 2 क्रॉप सीजन। और लॉन्ग ड्यूरेशन के क्रॉप्स में ऐसा होता है कि वो एनपीए तब होते हैं जब इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट देयरऑन वो ओवरड्यू रहते हैं फॉर 1 क्रॉप सीजन। और क्रेडिट कार्ड अकाउंट्स में ऐसा देखा जाता है कि क्रेडिट कार्ड अकाउंट्स में आरबीआई वाइडेड सर्कुलर ऑन प्रूडेंशियल नॉर्म्स ऑन इनकम रिकॉग्निशन एसेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग रिलेटिंग टू एडवांसेस। तो आरबीआई ने बाकायदा सर्कुलर दे के रखा है। कायदे से क्रेडिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड अकाउंट्स में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए पर इसमें देखते हैं क्या बोला गया है कि जो आरबीआई ने सर्कुलर दे के रखा है प्रूडेंशियल नॉर्म्स दे के रखे हैं। इस पे आईरेक इनकम रिकॉग्निशन एसेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग रिलेटिंग टू एडवांसेस। तो क्रेडिट कार्ड अकाउंट एडवाइज दैट द क्रेडिट कार्ड अकाउंट विल बी ट्रीटेड एज एनपीए। जो क्रेडिट कार्ड अकाउंट है वो एनपीए जैसे ट्रीट हो जाएगा इफ़ द मिनिमम अमाउंट ड्यू एज मेंशन इन द स्टेटमेंट नॉट पेड। अगर जो मिनिमम अमाउंट ड्यू है वो पेड ही नहीं किया है 90 डेज़ के अंदर फ्रॉम द नेक्स्ट स्टेटमेंट डेट। तो जो नॉट पेड फुल्ली विद इन 90 डेज फ्रॉम द नेक्स्ट स्टेटमेंट डेट। नेक्स्ट स्टेटमेंट डेट से 90 दिन में अगर आपने पेमेंट नहीं करा है नेक्स्ट स्टेटमेंट डेट्स के 90 डेज़ में अगर आपने पेमेंट नहीं करा तो जो है वो एनपीए हो जाता है। और 2 स्टेटमेंट के बीच में जो गैप है वो 1 महीने से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से हमने जो है ये वाला क्वेश्चन भी ओवर कर लिया जो हमने एनपीए के रिस्पेक्ट में पढ़ा कि असेट में लीज असेट भी इंक्लूडेड है। अब फॉलोइंग क्राइटेरिया हमको देखने पड़ते हैं इन टाइप्स ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी। टर्म लोन तो टर्म लोन में जो इंटरेस्ट है इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल है वो मोर देन 90 डेज़ जो है ओवरड्यू है। कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट में अगर वो आउट ऑफ ऑर्डर है तो एनपीए हो जाता है। और आउट ऑफ ऑर्डर क्या होता है आउट ऑफ ऑर्डर में हमने ये देखा कि आरबीआई ने बकायदा सर्कुलर इशू करा है प्रूडेंशियल नॉर्म्स और इनकम रिकॉग्निशन एसेट क्लासिफिकेशन। तो उसके रिस्पेक्ट में प्रूडेंशियल नॉर्म्स इशू करे हैं और प्रूडेंशियल नॉर्म्स में ये बोला गया है कि जो क्रेडिट कार्ड अकाउंट है वो एनपीए जैसे ट्रीट हो जाएगा अगर अमाउंट जो है वो नेक्स्ट स्टेटमेंट डेट्स के 90 डेज में अगर पे नहीं करा है और 2 स्टेटमेंट के बीच में 1 महीने से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। और बिल परचेस एंड डिस्काउंट में हमको ये देखना पड़ेगा कि जो बिल परचेस एंड डिस्काउंट है वो एनपीए जैसा ट्रीट होगा अगर वो ओवर ड्यू है एंड अनपेड है फॉर मोर देन 90 डेज। तो बिल परचेस एंड डिस्काउंट में एनपीए जैसा कब ट्रीट होगा कि जब वो ओवर ड्यू है और अनपेड है फॉर मोर देन 90 डेज। तो हमको ये देखना पड़ेगा
सिक्योरिटाइजेशन में हमको ये देखना पड़ेगा कि लिक्विडिटी फैसिलिटी आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 90 डेज, तो सिक्योरिटाइजेशन में लिक्विडिटी फैसिलिटी देखी जाएगी, बिल परचेस एंड डिस्काउंटेड में ओवरड्यू एंड अनपेड देखा जाएगा। तो बिल परचेस एंड डिस्काउंट में जो है वो ओवरड्यू एंड अनपेड देखा जाएगा। कैश क्रेडिट में भी आउट ऑफ ऑर्डर देखा जाता है और टर्म लोन में ओवरड्यू देखा जाता है। और इसमें भी एग्रीकल्चर एडवांसेस में भी ओवरड्यू होगा। क्रेडिट कार्ड अकाउंट के रिस्पेक्ट में हमने बात करी थी। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19।